क्या हो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर शूरवीर बनने का एकमात्र रास्ता मरना हो? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार भी नहीं। क्या हो अगर हर बार जब आप मरें, गर्दन में तलवार, पेट में भाला, कीचड़ में रौंदे गए, आप उसी दिन की सुबह जाग जाइए और पिछले जीवन से एकमात्र चीज जो आप साथ लाइए वह हो उस मौत की मांसपेशीय स्मृति। कोई सिस्टम नहीं, कोई चीट कौशल नहीं, कोई जादुई जागरण नहीं जो सब हल कर दे, बस मौत और एक तलवारवार की धुंधली प्रतिध्वनि जिसमें आप थोड़े बेहतर हुए किसी के काटने से पहले। यह कहानी है एनक्रिड की। 30 वर्षीय सैनिक, शून्य प्रतिभा वाला, जो पागलों के दस्ते का नेतृत्व करता है और जिसे मिला है सबसे क्रूर वरदान, हमेशा मरते रहने की क्षमता। यह है इटर्नली रिग्रेसिंग नाइट। और मनहवा समुदाय इसे पीक फिक्शन कह रहा है, एक सीधी वजह से। यह नायक अपनी हर बूंद शक्ति पीड़ा से कमाता है। स्पष्ट कर दें कि एनक्रिड कौन है। वह कोई छिपी प्रतिभा वाला नौजवान नहीं है, कोई किशोर नहीं जिसे बस सही पल का इंतजार हो। एनक्रिड 30 साल का है, पूरी जवानी तलवार चलाई है और हर वस्तुनिष्ठ माप से वह औसत है। बुरा नहीं, निराशाजनक नहीं, बस औसत। ऐसा औसत जो उस दुनिया में जहां शूरवीर अपनी तलवारों से औरा बहाकर इस्पात चीरते हैं, व्यावहारिक रूप से बेकार है। उसका आधिकारिक पद है 444 दस्ता नेता कॉर्पोरल। नावलिलिया साम्राज्य की साइप्रस डिवीजन की चौथी कंपनी, चौथी प्लाटून, चौथा दस्ता। और अगर यह प्रभावशाली लगता है तो समझिए कि 444 दस्ता असल में है क्या? ये बेमेलों का दस्ता है, उपद्रवियों की टुकड़ी, पागलों का समूह जिससे कोई निपटना नहीं चाहता। पिछला हर दस्ता नेता या तो छोड़ गया, तबादला करवा गया या खुद दस्ते वालों ने भगा दिया। और बात यह है कि एनक्रिड के दस्ते के सैनिक असल में कुशल हैं। अकेले अकेले वे राक्षस हैं। हर एक ने कोई अनोखी मार्शल आर्ट या युद्ध तकनीक में महारत हासिल की है, लेकिन वे पूरी तरह बेकाबू भी हैं। आपस में लड़ते हैं, आदेश नजरअंदाज करते हैं, हर जगह अराजकता फैलाते हैं। एनक्रिड किसी तरह उन्हें जोड़े रखता है। ताकत से नहीं, वे सब उससे बेहतर लड़ाके हैं। अधिकार से नहीं, वे रैंक नहीं मानते, किसी और चीज से। ऐसी चीज जिसे उसके दस्ते वाले भी पूरी तरह समझा नहीं सकते। कहानी में एक चलता हुआ मजाक है। साइप्रस डिवीजन के बाकी सैनिक कहते हैं कि एनक्रिड रोज रात भाग्य की देवी के साथ सोता होगा, क्योंकि और कोई व्याख्या नहीं कि यह प्रतिभाहीन आदमी ऐसी स्थितियों से कैसे जिंदा निकल आता है जो उसे मार देनी चाहिए। लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह कुछ कहीं बदतर है। बचपन में एक सेवानिवृत्त भाड़े का सैनिक एनक्रिड के गांव से गुजरा। कुछ खास नहीं, बस एक बूढ़ा तलवारबाज आराम की जगह ढूंढता हुआ। लेकिन एनक्रिड उससे मोहित हो गया। यह झुर्रीदार, घावों भरा बूढ़ा जो ब्लेड लिए था और दर्जनों रण क्षेत्रों की कहानियां रखता था। एनक्रिड ने भीख मांगी, कुछ भी सिखा दीजिए तलवारबाजी के बारे में। बूढ़े ने मान लिया, बुनियाद सिखाई, मुद्रा, पकड़, पैरों की गति। कुछ उन्नत नहीं, बस मूल बातें। और फिर उसने कुछ कहा जो एनक्रिड का पूरा जीवन परिभाषित करेगा। तुम जीनियस हो। वे शब्द जहर थे, क्योंकि एनक्रिड जीनियस नहीं था। बूढ़ा बस एक स्वप्निल बच्चे पर दया कर रहा था। पर वे शब्द एनक्रिड के दिमाग में धंस गए और कभी न निकले। वे एक सपना बन गए, शूरवीर बनने का सपना। असली शूरवीर जो औरा बहाए, अलौकिक करतब करे। तो एनक्रिड ने गांव छोड़ा, खुद भाड़े का सैनिक बना, प्रशिक्षण किया, तलवार चलाई जब तक हाथों से खून न बहा। कम सोया, ज्यादा दौड़ा, सबसे ज्यादा खुद को धकेला और एक दीवार से टकराया। रूपक की दीवार नहीं, एक असली मापने योग्य सीमा जिसे कोई मेहनत तोड़ नहीं सकती थी। उसका शरीर, मांसपेशियां, सहज क्रियाएं, सीखने की क्षमता मौलिक रूप से अपर्याप्त था। 12 साल के एक प्रतिभाशाली बच्चे से अभ्यास मुकाबला हार गया। बच्चे से, और मुकाबला नजदीकी नहीं था। दूसरे सैनिकों ने मजाक उड़ाया। इस स्तर के कौशल से तलवार के सहारे जीना चाहते हो? कुछ हंसे। हार मान लो, दूसरों ने सलाह दी। लेकिन एनक्रिड ने हार नहीं मानी। आगे बढ़ता रहा। जितना ऊंचा एक प्रतिभाहीन आदमी चढ़ सकता था चढ़ा और साइप्रस डिवीजन की सबसे बदतर इकाई का दस्ता नेता बनकर रुका। शूरवीरता का सपना अब भी जीवित, बस गहरे दबा। इतना गहरा कि ज्यादातर लोग मानते थे उसने सच्चाई स्वीकार कर ली है। नहीं की थी, वह बस किसी बदलाव का इंतजार कर रहा था। बदलाव एक रणक्षेत्र पर आता है। नावलिलिया एस्पन साम्राज्य से युद्ध में है और साइप्रस डिवीजन तैनात है। यह असली युद्ध है। हजारों सैनिक, कीचड़, खून, अराजकता
और एनाक्रिड का 444 दस्ता ठीक बीच में। एनाक्रिड लड़ता है एकमात्र तरीके से जो वह जानता है, सीमित कौशल पर पूर्ण संकल्प के साथ। मानक तलवार से अपना सब कुछ झोंक देता है और फिर एक दुश्मन सैनिक प्रकट होता है, कोई असामान्य भौंकने की तकनीक का उपयोग करते हुए जो एनक्रिड ने कभी नहीं देखी। वार साफ, सटीक, असंभव रूप से तेज। ब्लेड एनक्रिड की गर्दन के आर पार जाती है। जमीन छूने से पहले ही वह मर चुका है और फिर वह जागता है। वही बिस्तर, वही सुबह, बैरक की खिड़की से वही धूप, उसके दस्ते वालों की वही झगड़े और हमेशा वाली अराजकता। एनक्रिड हाँफता हुआ उठ बैठता है, हाथ गर्दन पर, एक घाव की उम्मीद में जो वहां नहीं है। सब गायब। ब्लेड, खून, मौत, ऐसे जैसे हुआ ही न हो, लेकिन याद पूर्ण है। हर विवरण, वार का कोण, ब्लेड की गति। वह ठीक क्षण जब उसका शरीर हार गया। वह समझ नहीं पाता, सोचता है सपना था, खुद को शांत करता है। फिर रण क्षेत्र जाता है और वही दुश्मन सैनिक उसी असामान्य वार से उसे फिर मार देता है। वह जागता है, वही सुबह, फिर मरता है और फिर और फिर। एनक्रिड को जो मिला है वह शाप है, शाब्दिक रूप से। एक रहस्यमय ताबीज ने खुद को उससे बांध लिया है, उसे मरने के दिन की सुबह में लौटने की क्षमता प्रदान करता है या थोपता है। हर बार जब वह मारा जाता है, दिन रीसेट हो जाता है। वह उसी बिंदु पर जागता है, उसी शरीर के साथ, उन्हीं चोटों के साथ जो लूप शुरू होने से पहले थीं। लूपों के बीच मांसपेशियां नहीं बढ़ती, शारीरिक स्थिति नहीं सुधरती, सहन शक्ति नहीं बढ़ती, लेकिन यादें रहती हैं। मांसपेशीय स्मृति रहती है और जो सहज क्रियाएं युद्ध से विकसित होती हैं, दर्जनों सैकड़ों बार उन्हीं हमलों से मरकर प्रशिक्षित प्रतिक्रियाएं, वे भी रहती हैं। एक पेच है। हर बार जब एनक्रिड मरता है और लूप रीसेट होता है, एक आकृति प्रकट होती है। काली नदी का नाविक, एक प्रेत सत्ता जो एनक्रिड को मनोरंजन और हल्की घृणा से देखती है। नाविक का संदेश सरल है, हार मान लो। हर वह व्यक्ति जिसे यह शाप मिला अंततः मान गया। उन्होंने इतनी मौत, इतनी पीड़ा, इतनी पुनरावृत्ति झेली कि जीने की इच्छा खो दी। मौत स्वीकार कर ली, लड़ना बंद कर दिया। यही शाप का उद्देश्य है, किसी को मजबूत बनाना नहीं, तोड़ना। नाविक के लिए एनाक्रिड की प्रतिक्रिया, हर बार वह फिर खड़ा हो जाता है। एनक्रिड के मन में उसे मारने वाले दुश्मन सिर्फ विरोधी नहीं हैं, वे दीवारें हैं, उसके और उस शूरवीर के बीच रुकावटें जो वह बनना चाहता है। पहली दीवार है वह दुश्मन सैनिक, असामान्य भौंकने की तकनीक वाला। एनक्रिड दर्जनों बार इस आदमी से मरता है। हर लूप वह वार का अध्ययन करता है। कोण, समय, उससे पहले की पैर गति, वह किसी पुस्तिका से नहीं सीख सकता। उसके पास प्रशिक्षण संसाधन नहीं है। वह एकमात्र उपलब्ध तरीके से सीखता है, बार बार उसी हमले से मरकर, जब तक उसका शरीर सहज रूप से हमले की सटीक यांत्रिकी न समझ ले। लेकिन इटर्नली रिग्रेसिंग नाइट को हर दूसरी रिग्रेशन कहानी से अलग बनाने वाली बात यह है, एनक्रिड अकेले नहीं सीखता, उसका दस्ता, वे प्रतिभाशाली, बेढंगे, बेमेल, असल में अपनी अपनी युद्ध शैलियों में विशेषज्ञ हैं और वे रुके हुए थे। क्रूरता से नहीं, क्योंकि एनक्रिड उनसे काफी तेज नहीं सीख पाता था। उसका प्रतिभाहीन शरीर उनकी तकनीकें कितनी भी बार दिखाने पर भी आत्मसात नहीं कर पाता था। लेकिन अब असीमित दोहराव के साथ, मरकर वापस आकर वही तकनीक 100 बार लगातार अभ्यास कर सकने के साथ, उसके दस्ते वाले उसके शिक्षक बनते हैं। एक उसे हार्ट ऑफ द बीस्ट सिखाता है, घातक खतरे के सामने शांत अडिग मन विकसित करने की तकनीक। दूसरा विशेष जोड़तालों और कुश्ती सिखाता है। तीसरा पैर गति बांटता है, जिसे एनक्रिड अपनी अनोखी तलवार तकनीक में ढाल लेता है। हर दस्ता सदस्य देखता है कि यह प्रतिभाहीन आदमी उनकी शिक्षाएं लेता है और धीरे धीरे पीड़ादायक रूप से, अंश दर अंश, एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें इतनी बार मरना शामिल है कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें अपनी लड़ाई शैली में समाहित करता है। वे अपनी इकाई को मैडमैन स्क्वाड कहने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वे पागल हैं, हालांकि वे हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दस्ता नेता सबसे पागल है। ऐसा आदमी जो जानबूझकर हारने वाली लड़ाइयों में जाता है, मरता है, जागता है और थोड़े बेहतर तलवार वार के साथ फिर वापस चला जाता है। और अंततः सैकड़ों मौतों के बाद सिर्फ एक दीवार के लिए एनक्रिड अपनी पहली दीवार पार करता है।
वह भौंकने की तकनीक वाले दुश्मन को हराता है, जबरदस्त ताकत से नहीं, किसी चमकदार विशेष चाल से नहीं, ऐसी सटीकता से जो उसी हमले को अपने ऊपर इतनी बार झेलने से जन्मी है कि शरीर ने शुद्ध दोहराव से उसका प्रतिकार सीख लिया। बाकी सैनिक परिणाम देखते हैं, वे एनक्रिड को देखते हैं, एक कुशल दुश्मन पर खड़ा जिसे उसे मार देना चाहिए था, हाँफता हुआ, कीचड़ और खून से ढका, और वे उसका चेहरा देखते हैं, वह भाव जो दीवार पार करने पर आता है, जिसे उसके दस्ते वाले अच्छी तरह जानते हैं, एक उन्मादी मुस्कान, उस आदमी की मुस्कान जिसने अभी कुछ ऐसा जीता है जो असंभव होना चाहिए था। ऐसी नजर जिससे उसके अपने सैनिक भी सोचते हैं, यह आदमी पूरी तरह पागल है। जो ज्यादातर रिग्रेशन कहानियां नहीं दिखाती वह ये है। कीमत, सैकड़ों मौतें सिर्फ सहज क्रियाएं नहीं तेज करती, वे आपको बदल देती हैं। जो एनक्रिड पहले रण क्षेत्र पर गया था वह एक सपने वाला आदमी था, चाहे कितना ही अवास्तविक, एक आदमी जो लोगों से जुड़ता था, जिसे जीवन की सामान्य लय की परवाह थी। जो एनक्रिड सैकड़ों लूपों के बाद उभरता है वह कुछ अलग है, टूटा नहीं, उस तरह नहीं जैसा नाविक चाहता है, पर बदला हुआ। अंतहीन मौतों का बोझ उसकी आंखों के पीछे बैठा है। वह अलग चलता है, कम बोलता है, उसके दस्ते वाले जो उसे सबसे अच्छा जानते हैं बदलाव देखते हैं। वह ज्यादा एकाग्र है, ज्यादा कुशल, उस हर चीज में कम रुचि रखता है जो उसे मजबूत बनाने से जुड़ी न हो। उसके वाक्य कहानी मुझसे बेहतर बताते हैं, अगर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ा और बच गए तो वह लड़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। और इससे ज्यादा बताने वाला, अगर मैं दूसरों के मानकों से जीता तो हर चीज बहुत पहले छोड़ चुका होता। श्रृंखला यह सवाल लगातार पूछती है, बिना निश्चित जवाब दिए। एनक्रिड जो कर रहा है, क्या वह साहस है या यह किसी अलग तरह का पागलपन है जो बाहर से संकल्प जैसा दिखता है पर असल में कहीं ज्यादा हताश है? क्योंकि एनक्रिड को रुकना नहीं आता। हर दीवार पार करने पर पीछे एक और दीवार दिखती है, मजबूत दुश्मन, ज्यादा खतरनाक स्थिति, ऐसी लड़ाई जिसके लिए और भी मौतें चाहिए। रिग्रेशन का स्विच नहीं है। जब तक एनक्रिड को मार सकने वाले दुश्मन मिलते रहेंगे और मिलते रहेंगे, लूप जारी रहेगा। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आगे है, हर दीवार से, हर मौत से। जब तक वह शूरवीर न बन जाए जिसका हमेशा सपना देखा, या जब तक शाप उसे उसी तरह न तोड़ दे जैसे बाकी सबको तोड़ा। और फिर वह क्षण आता है जो पूरी श्रृंखला की हर पीड़ा को सार्थक बना देता है। ऐसी दीवारों के बाद जिन्होंने सैकड़ों जीवन छीने, अनगिनत लूपों में दस्ते के साथ प्रशिक्षण के बाद, अपने प्रतिभाहीन शरीर को हर कल्पनीय सीमा से परे शुद्ध दोहराव की शक्ति से धकेलने के बाद, एनक्रिड उस स्तर पर पहुंचता है जिस पर कोई नहीं मानता था कि वह पहुंच सकेगा। उसका दस्ता नहीं, साइप्रस डिवीजन नहीं, नाविक नहीं, वह सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीतता, उन पर राज करता है। और आज से नहीं, उसके पास अब भी मुश्किल से है। चमकदार तकनीकों से नहीं, उसकी शैली दर्जन भर अलग शिक्षकों से, हजार मौतों से सीखे कौशलों का जोड़ है। वह किसी ऐसी चीज से जीतता है जिसे परिभाषित करना कठिन है। डिवीजन के बाकी सैनिक इसे भाग्य कहते हैं। उसके दस्ते वाले जिन्होंने उसे प्रशिक्षण करते, मरते, लौटते, फिर प्रशिक्षण करते देखा है, कुछ और कहते हैं। वे इसे पागलपन कहते हैं, और सबसे बड़ी तारीफ के तौर पर कहते हैं, क्योंकि एनक्रिड को लड़ते देखना ऐसे आदमी को देखना है जो लड़ाई के बिगड़ने का हर संभव तरीका पहले ही देख चुका है, जो हमले के हर कोण से मर चुका है, जो हर तकनीक में विफल हुआ है, और जो अपनी सारी विफलताओं का संचित ज्ञान इतनी तेज सहज क्रियाओं में संकुचित कर युद्ध में उतरता है कि वे अलौकिक लगती हैं। बाकी सैनिक परिणाम देखकर सोचते हैं वह भाग्य से धन्य है। उसका दस्ता सच जानता है। वे जानते हैं कि उनके कप्तान को उन प्रत्येक सहज क्रियाओं को कमाने के लिए कितनी बार मरना पड़ा, और यही वजह है कि वे उसके पीछे कहीं भी चलते हैं। यही वजह है कि मनहवा समुदाय इटरनली रिग्रेसिंग नाइट को पीक फिक्शन कह रहा है। यह रिग्रेशन के सांचे से हर सुविधा छीन लेती है। कोई सिस्टम विंडो नहीं, कोई चीट कोड नहीं, कोई दयालु गुरु नहीं जो परम शक्ति थमा दे, कोई अचानक जागरण नहीं जो मेहनत छोड़ दे। बस एक प्रतिभाहीन 30 वर्षीय सैनिक, एक शाप जो उसे हमेशा मारता है, पागलों का एक दस्ता जो उस पर विश्वास करता है, और वह शुद्ध पागलपन जो तब भी चलता रहता है जब हर समझदार आदमी रुक जाए। सवाल यह नहीं कि एनक्रिड मजबूत होगा या नहीं, आप देख चुके हैं कि होता है।
असली सवाल है उसके और उस शूरवीरता के बीच जिसका वह जीवन भर पीछा कर रहा है। और कितनी दीवारें खड़ी हैं और काली नदी का नाविक क्या करता है जब वह समझता है कि यह शाप जो लोगों को तोड़ने के लिए बना था कुछ ऐसा रच चुका है जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। एक राक्षस जिसके लिए आप जय जयकार करें। अगर आप एनक्रिड को अब तक की सबसे खतरनाक दीवार से जूझते देखना चाहते हैं, वह द्वंद्व जिसे रेडिट मनहवा इतिहास के सर्वश्रेष्ठ द्वंद्वों में गिन रहा है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि भाग 2 आ रहा है। सबसे ताकतवर बनने के लिए आप कितनी बार स्वेच्छा से मरेंगे, कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं